गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों में ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूँ और ये टॉपिक पहले से चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराने जा रहा हूँ और मेरे पास कराने के लिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स अभी बाकी हैं। और पिछले एपिसोड में मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे। आई होप आपने उसे समझा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंजॉयबल है लेकिन मैथमेटिकल है। आप थोड़ा सीरियस रहोगे, फोकस्ड रहोगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। और मैं बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को समझाते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज भी मैं उसी तरह से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने एडवांस सीरीज़ में कुछ डेरिवेशंस दिए हैं, कुछ ग्राफिकल एनालिसिस कराए हैं और मेरी बुक का एडवांस सीरीज़ भी पब्लिश हो चुका है, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। तो उस तरह के कुछ डेरिवेशंस और ग्राफिकल एनालिसिस मैं आपको पढ़ाऊँगा जो कि ओलम्पियाड्स के लिए और जेई एडवांस के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको भी सीखना ज़रूरी है, वो मैं आपको कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। देखिए फिर इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड आउट द रेशियो tau 1 upon tau 2 where tau 1 is the time constant of the circuit when the switch S is shorted to terminal 1. Tau 2 is the time constant of the circuit when the switch S is shorted to terminal 2. बच्चों, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। एक रोटरी स्विच लगा है, टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 है और दो इंडक्टर है। इसमें रेजिस्टेंस 0 है और इसमें रेजिस्टेंस कैपिटल R है। इसके साथ सीरीज में एक 2R रेजिस्टेंस लगा है। फिर एक बैटरी भी है, बैटरी के साथ सीरीज में एक R है। शुरू में ये जो रोटरी स्विच है 1 और 2 के अलावा सेंटर में है। आई मीन सर्किट किधर से भी कंप्लीट नहीं है, तो पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। लेकिन मेरे को टाउ 1 और टाउ 2 दोनों निकालना है। जब रोटरी स्विच को 1 से शॉर्ट कराऊंगा उस वक्त जो सर्किट बनेगा उसका टाउ 1 चाहिए। फिर रोटरी स्विच को जब 2 से कनेक्ट करूंगा उस वक्त जो सर्किट बनेगा उसका टाउ 2। तो मैं इस क्वेश्चन को कराने के लिए एक और डायग्राम ले रहा हूं बच्चों। मैंने इस फिगर में रोटरी स्विच को टर्मिनल 1 से शॉर्ट करा दिया है। जब आप रोटरी स्विच को टर्मिनल 1 से शॉर्ट कराते हो तो लेफ्ट साइड में एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये वर्क करना शुरू कर देगा। हाउएवर राइट साइड में जो कंपोनेंट्स हैं उनका सर्किट कंप्लीट नहीं होने से इधर कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। तो आप इसके बारे में सोचना छोड़ दो। इनफैक्ट जो इफेक्टिव सर्किट बनेगा उसकी मैंने बाउंड्री बना रखी है, पिंक कलर से एक बाउंड्री मैंने बना रखी है, यही इफेक्टिव सर्किट होगा। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखो तो इस इफेक्टिव सर्किट में क्या क्या है। अब ये R और L सीरीज में माने जाएंगे, उसके साथ ये बैटरी भी सीरीज में मानी जाएगी। तो जब किसी लूप में एक इंडक्टर होता है, सीरीज में R होता है और एक बैटरी होती है, तो इस लूप में करंट ग्रो करना शुरू करती है। जब करंट ग्रो करना शुरू करती है तो इसमें याद होगा आपको, इसमें टाइम कांस्टेंट टाउ 1 की वैल्यू आएगी L/R। बच्चों, तो आपको जो प्री नॉलेज है उससे पता चल गया कि टाउ 1 शुड बी L/R, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसमें करंट ग्रो करना शुरू कर देगी। उसके बाद क्या करो, इस रोटरी स्विच को घुमा के 2 से लगा दो तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और राइट साइड का एक सर्किटल लूप कंप्लीट हो जाएगा।
तो फिर देखो उसमें क्या होता है। नेक्स्ट डायग्राम देखो। बच्चों इस डायग्राम में मैंने रोटरी स्विच को 2 से लगा रखा है और राइट साइड में एक सर्किट कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो कि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। ऑब्वियसली बैटरी डिस्कनेक्ट होने का मतलब ये सर्किट इनकम्प्लीट है, तो इधर कोई करंट सेटअप नहीं होगी और ये मेरे डायग्राम में अब यूजलेस माना जाएगा। हाउएवर थोड़ी देर में इस इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो गई होगी क्योंकि ये बैटरी के साथ जुड़ा था, करंट सेटअप हो गई होगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड में हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो गई होगी। जब रोटरी स्विच आप 2 से लगाते हो तो इस लूप में करंट सर्कुलेट होती रहेगी क्योंकि इसके पास एनर्जी स्टोर था। उसी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने की वजह से इसमें करंट कुछ देर तक बहती रहेगी। लेकिन इस लूप में बच्चों एक भी बैटरी नहीं है, तो ये डीके ऑफ करंट का केस होगा। करंट इसमें फ्लो जरूर करेगी सेम डायरेक्शन में, इज इट, लेकिन इसमें करंट का जो स्ट्रेंथ होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा और वो रजिस्टर्स में हीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों सिंगल लूप में हम लोग टाउ कब निकालेंगे? हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सिंगल लूप में एक सिंगल एल होना चाहिए और एक सिंगल आर होना चाहिए, तभी उसका टाइम कांस्टेंट एल बाई आर बनता है। इस लूप में जो करंट बह रही होगी, सिंगल करंट बह रही होगी, उसकी वजह से ये दोनों इंडक्टर बच्चों एल और एल सीरीज में माने जाएंगे। तो इन दोनों का इक्वलेंट इंडक्टेंस आएगा 2L और फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और ये रेजिस्टेंस 2R, ये भी आपस में सीरीज में माने जाएंगे। इसलिए क्योंकि इसमें सिंगल करंट फ्लो करेगी, सिंगल करंट फ्लो करेगी तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में माने जाएंगे। इन दोनों का इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3R और एल का इक्वलेंट एल आएगा 2L। बच्चों हमारे पास एक लूप बनती है, एक ऐसी लूप बनती है जिसमें इक्वलेंट इंडक्टेंस 2L होता है और इक्वलेंट रेजिस्टेंस 3R होता है। फिर जब सिंगल सिंगल कंपोनेंट नज़र आते हैं तो डीके ऑफ करंट के टॉपिक में आपको एल का फॉर्मूला सिखाया गया, सिंपली एल बाई आर, बट एल की जगह पे 12 लिखा जाएगा और आर की जगह पे 3R लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, आप देखो। टाउ टू इक्वल्स एल इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट, इक्वेशन नंबर 2, where L equivalent equals L plus L equals to 2L and R equivalent equals R plus 2R equals 3R. Hence tau 2 equals 2L upon 3R. This is third equation. Now by equation 1 upon third we get tau 1 upon tau 2 equals L by R divided by 2L upon 3R. Now this comes out 3 by 2 simply. तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसका आंसर होगा 3/2। आपने देखा मैंने ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व किया। बच्चों यही सब क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स के हैं और आप पेशेंस रखो तो सीख जाओगे, इसमें कुछ भी टफ होता नहीं है। थोड़ा पेशेंस होना चाहिए और धीरे धीरे मैं आपको सिखा दूंगा और आप सीख जाओगे। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। In the adjacent figure, find out the ratio tau 1 upon tau 2, where tau 1 is the time constant of the circuit when the switch S is shorted to terminal 1. Tau 2 is the time constant of the circuit when the switch S is shorted to terminal 2. tau 1 upon tau 2 चाहिए। बच्चों डायग्राम देखो पिछले बार की तरह, एक रोटरी स्विच है जो हैंग कर रहा है और ना ही ये 1 से जुड़ा है ना ही 2 से जुड़ा है, तो न तो लेफ्ट साइड के लूप कंप्लीट है न तो राइट साइड के लूप कंप्लीट है। आई मीन इसमें किसी लूप में कोई करंट सेटअप नहीं है। तो जब मैं रोटरी स्विच को टर्मिनल 1 से कनेक्ट करूँगा तो इसमें एक लूप बन जाएगा जिसमें एक बैटरी होगी और करंट इस्टेब्लिश हो जाएगी। कैसे होगी देखिए डायग्राम से। बच्चों इसमें एक लूप कंप्लीट हो गया है और इस सर्किट का मैं बाउंड्री पिंक कलर से शो कर रहा हूँ।
इस सर्किट में, अच्छा ये जो राइट साइड का जो कंपोनेंट्स हैं दोनों, ये कंप्लीट सर्किट के पार्ट नहीं है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी और ये मेरे सर्किट में यूजलेस माने जाएंगे। इन दोनों को आप इग्नोर कर दो और ये इफेक्टिव सर्किट अपने आप को इस पे फोकस करो। बच्चों सिंगल लूप में और ये सिंगल बैटरी है, ये अपने पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड करंट पुश करेगी, करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करने लगेगी और जिसकी वजह से ये दोनों कैपेसिटर चार्ज होने लगेंगे। लेकिन बच्चों इसमें दो दो कैपेसिटर हैं और दो दो रजिस्टर हैं, तो इसमें टाउ आप निकालना नहीं सीखे हो। इसको सिंगल सिंगल कंपोनेंट में निकालने के लिए आप कह सकते हो कि 2C और 4C सीरीज में होंगे, क्योंकि सिंगल लूप में सिंगल करंट बहती है। सिंगल करंट जब दोनों से बहेगी तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में माने जाएंगे। तो सीरीज में फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। उससे इन दोनों का इक्वलेंट जो आएगा, देखो मैं करके दिखाया हूँ, C1 आई मीन 2C, C2 आई मीन 4C अपॉन 2C प्लस 4C, दैट इज 4C अपॉन 3। तो आपके सिंगल लूप में इक्वलेंट C आ गया। और बच्चों आप समझ सकते हो कि ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में माने जाएंगे। जब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में माने जाएंगे तो 2R प्लस आर ऐड हो जाएगा, तो R इक्वलेंट आएगा 2R प्लस आर इक्वल्स 3R। फिर आपको फॉर्मूला सिखाया गया है, जब किसी लूप में सिंगल R और सिंगल C सीरीज में होते हैं अलॉन्ग विद बैटरी और विदाउट बैटरी, तो टाउ का फॉर्मूला होता है RA इंटू सी। तो टाउ वन आएगा बच्चों RA इंटू सी। तो मैं RA और C को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, टाउ वन आता है 4RC। बच्चों मैंने देखो कितनी आसानी से टाउ वन के वैल्यू सॉल्व कर लिया, हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों मैं रोटरी स्विच को 2 पे ले जा रहा हूँ सडनली। रोटरी स्विच को जब आप सडनली 2 पे ले जाते हो तो ये जो 3 कंपोनेंट आपके सर्किट में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जब सर्किट ओपन रहता है बच्चों तो इसमें कोई करंट सर्कुलेट नहीं होगी, इसमें कोई करंट सर्कुलेट नहीं होगी, तो ये आपके सर्किट का जो पार्ट है वो यूजलेस माना जाएगा। इमेजिन करो कि आपने इसको एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन आपका रोटरी स्विच जब 2 से कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे कंप्लीट लूप बन जाती है और आप जानते हो कि ये 4C कुछ ना कुछ चार्ज हो चुका होगा। जब इस लूप में करंट ऊपर बह रही थी तो 4C के इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एनर्जी स्टोर हो चुकी थी, तो इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है उसकी वजह से ये कैपेसिटर बैटरी की तरह बिहेव करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पुश करना शुरू करेगा, इसलिए इसमें करंट एस्टेब्लिश हो जाएगी और एक सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन बच्चों सिंगल लूप में सिंगल करंट बहती है, जब इसमें सिंगल करंट बहेगी तो आप 4C और 4C को सीरीज में फिर से मानोगे, R और 5R को भी सीरीज में मानोगे, तो आप यहाँ पे इक्वलेंट निकालो, फिर टाउ टू का फार्मूला बनाओ। 4C और 4C जब सीरीज में होंगे बच्चों तो इक्वलेंट कैपेसिटर की वैल्यू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 फार्मूले से आएगा, और ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में माने जाएंगे, तो ये तो R प्लस 5R फार्मूले से आएगा, हाँ भी नहीं हो जाएगा जस्ट 6R। तो देखिए मैंने यहाँ पे टाउ टू दिखाया है, टाउ टू becomes RA into C equation number 2, where RA is R plus 5R equals 6R and equivalent C1 C2 upon C1 plus C2, that is 4C into 4C upon 4C plus 4C। इसको सॉल्व करने पर बच्चों आता है 2C। तो टाउ टू की वैल्यू निकालने के लिए इक्वलेंट R से मल्टीप्लाई करो और इक्वलेंट C से मल्टीप्लाई करो। Now this comes out 12RC, say equation number 3। Now by equation 1 upon 3 we get tau 1 upon tau 2। tau 1 की वैल्यू न्यूमरेटर में रखो, दैट इज 4RC। tau 2 की वैल्यू डिनोमिनेटर में रखो 12RC। कैंसिल आउट होने पर आता है 1/3। तो बच्चों ये रेशियो देखो मैंने कितनी आसानी से निकाल लिया।
इसलिए मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है टेंजेंट एनालिसिस, ये समझ में आता है, थोड़ा टाइम लगता है, आप घबराओ नहीं। इसलिए बच्चे जब चूंकि डरते हैं मैथमेटिकल होने की वजह से, बहुत सारी कोचिंग वाले इस टॉपिक को पढ़ाते ही नहीं, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन मिलते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये कभी न कभी पूछा गया है, तो क्वेश्चन बच्चों मिलते हैं। बट इसको पूरा डिटेल में जैसे मैंने पढ़ा विद डेरिवेशन, बीएससी में पढ़ाते और बीटेक में पढ़ाते, स्कूल लेवल पे टीचर इसको छूते नहीं, केवल दो दो फार्मूले डिराइव करके छोड़ देते हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करवाते। इन कॉम्पिटिशन्स के लिए इस पे कमांड होना ज़रूरी है बच्चों, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ाया है। तो टाउ 1/टाउ 2 की वैल्यू आती है 1/3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इन द adjacent figure find out the angular frequency of LC oscillation। बच्चों इस फिगर में डबल लूप है, कोई स्विच नहीं है, सर्किट पहले से कंप्लीट है, इसमें करंट एस्टेब्लिश्ड है, सेंटर पे एक इंडक्टर L दिखाया हुआ है, इसमें अपर डायरेक्शन में 2I करंट जा रही है, लेफ्ट साइड में एक C है और एक 2L है सीरीज में, राइट साइड में सिमिलर C और 2L है सीरीज में। इस सर्किट में बच्चों सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्री है और ये 2I इस जंक्शन पे डाइवर्ट हो गई इक्वली, राइट साइड आई एंड लेफ्ट साइड आई। इज इट? इसमें भी दिखाया है कि इस प्लेट पे पॉजिटिव पोल है और इसका लेफ्ट प्लेट का नेगेटिव पोल है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। किसी मोमेंट पर इस पे क्यू चार्ज डिपॉजिट हो चुका है, इस पे भी क्यू चार्ज डिपॉजिट हो चुका है। बच्चों इस डायग्राम में पूरी तरह से सिमेट्री दिखाई गई है और सिमेट्री है भी। तो इसमें आपसे पूछा है इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो राइट कॉर्नर है और ये जो लेफ्ट कॉर्नर है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, और ये तो बॉटम लाइन पूरा शॉर्ट सर्किट है, कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो फिर ये दोनों कॉर्नर तो ऑटोमेटिकली सेम पोटेंशियल पे होंगे। लेकिन ये ऊपर वाले दोनों कॉर्नर सेम पोटेंशियल पे क्यों होंगे, मैं आपको किरचॉफ लॉ से बता रहा हूँ। बच्चों पॉइंट 10 से अगर मैं राइट साइड में मूव करूँ तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल Vm प्लस क्यू बाई सी। बच्चों में आपको सिखाया हूँ कि जब नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट मूव करते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है इक्वल टू क्यू बाई सी। तो आप लिखोगे Vm प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ दिस कॉर्नर। ड्यू टू सेम रीजन जब आप यहाँ से लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो आप राइट करोगे Vm माइनस क्यू बाई सी। बच्चों इस डायग्राम में एक मिस्टेक है जो मैं करेक्शन कर लूँगा। बच्चों मिस्टेक ये हुआ है कि जब करंट इसमें राइटवर्ड जानी शुरू करेगी तो करंट अपने साथ पॉजिटिव चार्ज ले जाएगी। इज इट? और जब पॉजिटिव चार्ज ले जाएगी तो इस प्लेट पे प्लस आएगा और इस प्लेट पर माइनस आएगा। तो ये यहाँ मिस्टेक हो गया है, मैं इसको करेक्शन कर लूँगा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मैं एडिट कर लूँगा इसको तुरंत। आप इसको प्लस समझो और इसको माइनस समझो, तब तुम कहोगे कि ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सिमेट्रिक हैं, और ये दोनों कॉर्नर का पोटेंशियल सेम होगा। आई मीन अगर इसको प्लस करके इसको माइनस बना दूं तो पोटेंशियल आएगा Vm माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ दिस कॉर्नर, और यहाँ पे लेफ्ट चलो Vm माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ दिस कॉर्नर। दोनों कॉर्नर का पोटेंशियल सेम आएगा, इसलिए इनको अलग अलग होने के बावजूद भी आपस में मिलाया जा सकता है क्योंकि इन दोनों कॉर्नर का पोटेंशियल सेम आएगा। और ऑब्वियसली ये शॉर्ट सर्किट है बच्चों, तो इनका तो पोटेंशियल इक्वल होगा ही, इनको भी आपस में कनेक्ट कराया जा सकता है। कनेक्ट कराने के बाद सर्किट कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
देखिए इस फिगर में हमने सेंटर के रिस्पेक्ट में सर्किट को फोल्ड कर दिया है और दोनों कॉर्नर को यहाँ ज्वाइन करा दिया है, बॉटम पे भी दोनों कॉर्नर को ज्वाइन करा दिया है। बच्चों यहाँ पे भी पहले से लिखा हुआ था, तो जब ये शॉर्ट सर्किट है हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है तो मैं इसको भी बी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग होगी। यहाँ पे दोनों कॉर्नर को मिलाने पर इन दोनों में जो कैपेसिटर थे वो साइड बाय साइड नज़र आएंगे, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल माना जाएगा और इनका इक्विवेलेंट टू सी आएगा। फिर यहाँ पे जो दो इंडक्टर होंगे ए और बी के बीच में 12 और 12 ये भी साइड बाय साइड दिखेंगे, इनका कॉम्बिनेशन भी पैरेलल होगा और इसका इक्विवेलेंट एल आएगा। इज इट? तो वही काम मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है। मैं आपको पिछले एपिसोड में बताया हूँ कि इंडक्टर में वही फार्मूला चलता है जो रेजिस्टेंस में चलता है। जब 12 और 12 पैरेलल में होंगे तो रेजिस्टेंस वाले फार्मूले से इनका इक्विवेलेंट ए लाना ही चाहिए, लेकिन कैपेसिटर में फार्मूला उल्टा चलता है। जब सी और सी पैरेलल में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट C1 + C2 फार्मूले से गवर्न होगा, आई मीन C + C ये 2C आएगा। तो बच्चों एल इक्विवेलेंट मैंने 12 और C इक्विवेलेंट 2C यहाँ पे लिख रखा है। इज इट? अब देखो यहाँ पे क्या होगा। फिगर सी पे ध्यान दो। जब फिगर सी पे बच्चों ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि एल और एल ये सिंगल एल हो जाएगा, इन दोनों को हटाकर सिंगल एल दिखाऊंगा, ये भी एल रहेगा, इन दोनों को हटाकर 2C दिखाऊंगा। तो आप फिगर बी पे ध्यान दो, यहाँ सिंगल एल होगा बिटवीन ए एंड बी और यहाँ पे एक सिंगल 2C होगा और यहाँ पर जो एल था वो मौजूद रहेगा। बच्चों अल्टीमेटली मैंने डबल लूप को सिंगल लूप में कन्वर्ट कर दिया। जब सिंगल लूप में कन्वर्ट हो गया और मान लो कि ये किसी एक में एनर्जी होने से करंट इस्टेब्लिश होगी इसमें इसमें पूरा डिटेलिंग नहीं दिया, केवल करंट बहता हुआ दिखाया है। इसका मतलब सर्किट में एनर्जी पहले से थी कि सिंगल लूप में सिंगल करंट फ्लो करते हुए मान ली जाएगी, तो उसकी वजह से ये दोनों एल फिर से सीरीज में कल आएंगे और जब दोनों एल सीरीज में कल आएंगे बच्चों तो इन दोनों का इक्विवेलेंट एल + एल 12 आएगा। तो एक अकेला इंडक्टर 12 दिखा दो और एक अकेला कैपेसिटर 2C दिखा दो, फिर ये सिंगल कैपेसिटर और सिंगल इंडक्टर का एक सर्किट बन गया। ऐसी सिचुएशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने सिखा रखा है ओमेगा = 1/√LC। विदाउट बैटरी मैंने सिखा रखा है बच्चों कि आप फॉर्मूला यूज़ करोगे ओमेगा = 1/√LE × C। एल की वैल्यू 12 लिखोगे, सी की वैल्यू 2C लिखोगे, फाइनली सॉल्व करने पर इफेक्टिव ओमेगा आता है 1/2√LC। तो बच्चों ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने सॉल्व कर लिया। तो आपने देखा ये भी क्वेश्चन आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों ये क्वेश्चन रिसेंटली जेईई मेन में पूछा हुआ है। एन इंडक्टेंस सेल इक्वल्स 100 मिली हेनरी, अ रजिस्टर resistance R = 100 ohm and a battery EMF = 100 volt are initially connected in series as shown in the figure. After a long time, the battery is disconnected after short circuiting the points A and B. The current in the circuit 1 millisecond after the short circuit is। 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसमें डायग्राम भी बना हुआ था, ए और बी के बीच में यहाँ पे एक बैटरी दिखाई हुई है। ऑब्वियसली ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पुश करेगी तो करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। तो आप कह सकते हो कि सिंगल एल, सिंगल आर और सिंगल बैटरी तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ये ग्रोथ ऑफ करंट का केस हुआ। ग्रोथ ऑफ करंट सिंगल एल, सिंगल आर, सिंगल ई, तो इसमें करंट का फॉर्मूला मैं डिराइव करके दे चुका हूँ।
तो उस फार्मूले को हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इज इट? इसमें ये बोला है कि लॉन्ग टाइम के बाद बैटरी हटा के ए और बी को शॉर्ट करा दिया। बच्चों उसके लिए नीचे का फिगर देखना होगा। बैटरी हटा के सडनली ए और बी को शॉर्ट करा दिया। तो आपको मैं पढ़ाया हूँ कि जो करंट बढ़ रही थी वो लेंज लॉ की वजह से उसी डायरेक्शन में बहती रहेगी। और अब ये सिंगल लूप का सर्किट है और इसमें LR सीरीज विदाउट बैटरी करंट बहती रहेगी। क्योंकि बच्चों जब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट हो रही थी और करंट बढ़ रही थी तो आपको मैं पढ़ा रखा हूँ कि इनफाइनाइट टाइम के बाद इसमें स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है और करंट मैक्सिमम होके कांस्टेंट हो जाती है और करंट T/R हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसीलिए जब ए और बी को शॉर्ट कराओगे तो इसके स्टोर्ड एनर्जी के कारण उसी डायरेक्शन में करंट बहती रहती है और लेंज लॉ की वजह से भी उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। करंट बहती रहती है, लेकिन बैटरी हट जाने के बाद जब सिर्फ एल और आर बचते हैं तो ये डीके ऑफ करंट का केस हो जाता है। तो डीके ऑफ करंट के केस में करंट का फॉर्मूला में डिराइव किया था वो यहाँ इस्तेमाल डायरेक्ट होगा। बच्चों मैंने आपको ये डेरिवेशन दिया था कि सपोज एट t इक्वल 0 मैंने ए और बी को आपस में शॉर्ट करा दिया। इज इट? तो t इक्वल्स टी के बाद करंट का फॉर्मूला डिराइव करने पर आया था I इक्वल C/R इंटू e⁻t/τ। आप रिवाइज कर लेना, मैंने ये डेरिवेशन आपको दिया था डीके ऑफ करंट। टाउ को यहाँ लिखा जाएगा L/R। L/R एल की वैल्यू ऐसा यूनिट में पुट करो। 100 मिली हेनरी, मिली को 10⁻³ कहते हो। नाउ दिस कम्स आउट 10⁻⁻1। आर की वैल्यू 100 ओम गिवन है, तो जब 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻2 करोगे तो आता है 10⁻³ सेकेंड। और 10⁻³ सेकेंड को 1 मिली सेकेंड कर सकते हो। आई मीन इस क्वेश्चन में टाउ की वैल्यू 1 मिली सेकेंड आएगी। गॉट इट? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था द करेंट इन द सर्किट 1 मिली सेकेंड आफ्टर द शॉर्ट सर्किट इज। इसका मतलब बच्चों करंट तब निकालो जब टाइम t की वैल्यू 1 मिली सेकेंड हो जाती है। ये जो फॉर्मूला आपने लिख रखा है इसमें E की वैल्यू ऐसा होनी 100 वोल्ट लिखो, R की वैल्यू 100 ओम लिखो। हाउएवर टाइम t को मिली सेकेंड में ही रहने दो और टाउ की वैल्यू जो निकालो उसको मिली सेकेंड में रहने दो। तो मिली सेकेंड कैंसिल आउट होंगे, यहाँ बचेगा E-1। 100 और 100 कैंसिल आउट होंगे, तो करंट I की वैल्यू आती है E⁻⁻1। इसको आप लिख सकते हो 1/E एम्पियर, E फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर। तो प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन में करंट का आंसर होगा 1/e एम्पियर एंड दिस इज ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन सी दिखाता हूँ आपको। करेक्ट ऑप्शन सी बच्चों, ये जेईई मेन का रिसेंट क्वेश्चन है, 10 साल के अंदर पूछा हुआ है। तो मैंने ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करके दिखाया और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन कैसे कैसे आती हैं। 1/E एम्पियर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जेईई एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है और जेईई मेन में रिपीट हुआ है। In the circuit shown in the adjacent figure, the key K is closed at t equals 0. The current through the battery is, चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और अगले पेज पर सी और डी। बच्चों पहले सर्किट को समझो, डबल लूप है और ये की अभी ओपन है और बैटरी सीरीज में लगी है, फिर एल और R1 सीरीज में है और R2 यहाँ पे पैरेलल में है। इसमें बोला है कि की को क्लोज करा गया है एट t इक्वल 0, देन करंट थ्रू द बैटरी इज। करंट के इसमें दो वैल्यूज दे रखे हैं। एक वैल्यू दिया है जब टाइम का रीडिंग 0 था, दूसरी वैल्यू दिया है जब टाइम का रीडिंग इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करके तब आंसर निकालना सिखाता हूँ। इस की को मैं शॉर्ट करा देता हूँ, सर्किट कंप्लीट करा दे रहा हूँ, देखिए कैसे होगा। बच्चों इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, देख लो।
मैं की को शॉर्ट करा दिया यहाँ पर और इस वक्त टाइम का रीडिंग 0 है। तो ये बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड करंट पुश करना शुरू करेगी। ये करंट आकर इसका सर्टेन पार्ट इधर से जाएगा, रिमेनिंग पार्ट इधर से जाएगा। ये आपको पढ़ाया गया। लेकिन बच्चों मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन का कि की को शॉर्ट कराने से पहले इसमें हर जगह करंट 0 थी और यहाँ भी करंट 0 ही थी। जब करंट 0 थी, लेकिन जब आप की को क्लोज कर दोगे तो करंट इसमें एंट्री लेना शुरू करती है। लेकिन बच्चों आपको ये सिखाया गया है कि इंडक्टर में जब करंट ग्रो करने लगती है तो इंडक्टर के क्रॉस से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और वो करंट के ग्रो करने का स्ट्रांगली अपोज करता है। और करंट 0 थी तो इसको शुरू में 0 बनाए रखता है। आई मीन टी इक्वल 0 पे बच्चों लेंज लॉ की वजह से इस इंडक्टर में करंट 0 होगी और सीरीज में R1 लगा है तो ऑब्वियसली इसमें भी करंट 0 होगी। तो टी इक्वल 0 पे डायग्राम बनाया जाए तो इस वाले पार्ट में करंट 0 होगी, तो ऊपर से आने वाली जो करंट आई है वो नीचे R2 से गुजर जाएगी और आउटर लूप में ऐसे फ्लो करेगी। तो प्यारे बच्चों बैटरी से निकलने वाली करंट आउटर लूप में फ्लो करेगी और इधर एंट्री नहीं लेगी, मगर ये एक मोमेंट के लिए होगा जब टाइम का रीडिंग 0 हो रहा होगा। तो इस सिंगल लूप के सर्किट में बच्चों आप बहुत ध्यान से देखो, आप किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई कर दो लूप में, जिसमें बहने वाली करंट का रीडिंग आएगा ओनली ईएमएफ V डिवाइडेड बाई ओनली रेजिस्टेंस R2। ताई की वैल्यू t इक्वल 0 पर सॉल्व होके आती है V अपान R2। लेकिन मैंने आपको ये पढ़ा रखा है कि इसका जो ईएमएफ करंट के ग्रो करने का अप्रोच करता है उसका अपोजिंग इंटेंसिटी वीक पड़ने लगती है और फाइनली करंट ग्रो करने लगती है। जब करंट ग्रो करने लगेगी तो इसमें से I1 जाने लगेगी, नीचे से I2 जाने लगेगी। और इनफाइनाइट टाइम के बाद आपको पढ़ाया हूँ कि LR सीरीज सर्किट में इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट कांस्टेंट हो जाती है। और जब करंट बच्चों कांस्टेंट हो जाती है तो इस इंडक्टर के क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ L di/dt फार्मूला होता है, करंट कांस्टेंट होने की वजह से dt ऑफ I1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई मीन इंडक्टर के क्रॉस जो ईएमएफ होगा वो 0 हो जाएगा। और जब इसके क्रॉस ईएमएफ 0 हो जाएगा तो कहा जाता है कि इंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, अब वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसलिए बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम और बनाया है और इंडक्टर L को सिंपली शॉर्ट सर्किट लिख दिया हूँ क्योंकि अब इसमें कोई ईएमएफ नहीं बचा है और इसमें से I1 करंट जा रही है, नीचे से I2 जा रही है और लॉन्ग टाइम गुजर चुका है तो इस वक्त टाइम का रीडिंग इन्फिनिटी लिख दिया हूँ। तो बच्चों बैटरी से करंट आई आ रही है और इन्फिनाइट टाइम बाद इसमें से कांस्टेंट I1 जाएगी, नीचे से कांस्टेंट I2 जाएगी और ये शॉर्ट सर्किट माना जाएगा। और ये R1 R2 ऑब्वियसली दोनों अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे। तो प्यारे बच्चे जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आप फार्मूले से निकालो और इन दोनों को हटा के एक सिंगल R लगा दो। जब सिंगल R लगाओगे तो सिंगल लूप बन जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बच्चों क्या आएगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2 इज इट। तो जब सिंगल R लगा दोगे तो ऊपर से आने वाली करंट वो सिंगल R से बहेगी और सिंगल R होगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो बैटरी से आने वाली मेन करंट का फार्मूला क्या बनेगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद EMF V अपान R इक्वलेंट एंड R इक्वलेंट इज R1 R2 अपान R1 प्लस R2। रेसिप्रोकेट करने पर आता है V इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 एंड दिस इज ऑप्शन सी। बच्चों ऊपर जो चार ऑप्शन दिया है उसमें आंसर मिलाओगे तो इनफाइनाइट टाइम पर इतनी करंट होगी और t इक्वल 0 पर V अपान R2 होगी और ये ऑप्शन सी में ऐसा लिखा हुआ है, आप देख लो। देखो बच्चों ऑप्शन सी V बाई R2 एट t इक्वल 0 एंड V इंटू R1 प्लस R2 अपान R1 R2 एट t इक्वल्स इन्फिनिटी। सो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आपने देखा ये भी क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, इज इट।
उसके बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा गया बच्चों, ये जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये जेई मेन में रिपीट हुआ है। इन द सर्किट shown in the adjacent figure, the key K is closed at t equals 0. The current through the battery is। बच्चों इसमें भी चार ऑप्शन दिया है और करंट के दो ऑप्शन है, दो आंसर है। एक t इक्वल 0 पर है और एक t इक्वल इन्फिनिटी पर है। तो इन दोनों पे हमको करंट निकालना पड़ेगा। समझाता हूँ कैसे होगा, देखिए। की को t इक्वल 0 पे शॉर्ट किया जाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बैटरी अपना काम करना शुरू करेगी और पॉजिटिव टर्मिनल से लेफ्ट साइड में करंट पुश करना शुरू करेगी। फिर करंट इस जंक्शन तक आएगी, इधर से I1 जाएगी और नीचे से I2 जाएगी। तब इसमें आगे क्या होगा अगले डायग्राम में देखो। प्यारे बच्चों, ये डायग्राम में तब बनाया हूँ जब टाइम का रीडिंग 0 है। करंट I का I1 पार्ट इधर से दिखाया हूँ, I2 पार्ट नीचे से दिखाया हूँ। बच्चों आपको याद होगा कि इस यहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको चार्ज जमा होने में उस पर टाइम लगता है, लेकिन एट द मोमेंट t इक्वल 0 टाइम मिला नहीं तो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज जमा नहीं हुआ होगा। तो क्यूबाइसी फार्मूले से इसके प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 माना जाएगा। और जब प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 माना जाएगा तो बच्चों इसको शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो सी को हटा के मैंने लिख दिया है शॉर्ट सर्किट और करंट इसमें बहती रहेगी I1, नीचे से I2 जा रही हो जाती रहेगी। बच्चों t इक्वल 0 पे फाइनली तुम ये कह सकते हो R1 R2 ऊपर नीचे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो और बैटरी के साथ लगा दो, एक सिंगल लूप बन जाएगा। वो सिंगल लूप में मेन करंट I सर्कुलेट होगी। तो I की फार्मूला निकालने के लिए फिर से वही फार्मूला रिपीट करो, V अपॉन R इक्विवेलेंट, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का ये फार्मूला होगा। रेसिप्रोकेट करोगे तो t इक्वल 0 पे करंट आती है V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। तो ये t इक्वल 0 पे आएगा। t इक्वल इन्फिनिटी पे क्या होगा उसका अलग से डायग्राम देखो। बच्चों t इक्वल इन्फिनिटी के बाद आपने ये पढ़ा है कि अगर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो इनफाइनाइट टाइम के बाद ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और इस कैपेसिटर के दोनों तरफ करंट 0 हो जाती है। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद लेफ्ट साइड में यहाँ करंट 0 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए करंट जंक्शन टू जंक्शन 0 मानी जाएगी। फ्रॉम लेफ्ट जंक्शन टू राइट जंक्शन। बच्चों इनफाइनाइट टाइम के बाद इस पूरे आर में करंट I1 0 हो जाएगी t इक्वल्स इन्फिनिटी पर। जब बच्चों करंट इसमें I1 0 हो जाएगी तो यूजलेस से इसको एलिमिनेट कर दो और इस करंट I को नीचे से बहता हुआ दिखा दो। तो जो इफेक्टिव सर्किट बनेगा केवल आउटर लूप बनेगा और आउटर लूप में एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस R2 है, ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे। अब जब इसमें किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तो इसमें करंट का फॉर्मूला आता है I इक्वल्स सिंगल EMF V अपॉन सिंगल रेजिस्टेंस R2। तो बच्चों इनफाइनाइट टाइम गुजर जाने पर इस करंट I का फॉर्मूला आता है V अपॉन R2। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है I इक्वल्स V अपॉन R2 कब t इक्वल्स इन्फिनिटी। तो हो गया आपका ऑप्शन ए। इज इट आंसर मिलाइए ऑप्शन ए। देखिए बच्चों ऑप्शन ए, ये करंट होगी t इक्वल्स 0 पर और ये करंट होगी t इक्वल्स इन्फिनिटी पर, यही मैंने सॉल्व किया है। तो आपने देखा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये तो डबल डबल लूप के क्वेश्चन से आपको डर लगता है, आप समझ नहीं पाते हो कैसे लगेगा, लेकिन थोड़ा प्रेजेंस माइंड यूज करने पर ये क्वेश्चन बिना किसी डिटेल एनालिसिस के आसानी से सॉल्व हो गया और इसका आंसर आता है ऑप्शन ए। प्यारे बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।
और आपको ये बताना है कि अभी इस चैप्टर में मेरे पास कराने को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स के हैं और आप बहुत इन्जॉय करोगे क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ाया है। तो सारी थ्योरी ठीक से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे और मैं लगा कर आपको दिखाऊंगा। तभी अगले एपिसोड में भी न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा और आप उसको एंजॉय करोगे। सो प्यारे बच्चों, अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा होगा तो ज़रूरी है कि वो फिजिकल मैथमेटिक्स या तो बुक परचेज कर ले या तो ई बुक को सब्सक्राइब कर ले और उसको ठीक से पढ़ ले, तभी उसको पूरी एनालिसिस समझ में आएगी। और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सारे एपिसोड्स पढ़ाए जा चुके हैं उसको शुरू से वॉच करना होगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। बीच में देखना शुरू करोगे तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगले एपिसोड में मैं आपको फिर से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराता हूँ और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।